नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 7 संघवाद और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस किताब के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और जो पहली किताब है उसका मैंने एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है। फिर आप लोगों ने डिमांड करी कि सर आप पहले इसी किताब को पूरा कंप्लीट करा दीजिए और इसी किताब को कंप्लीट कराने की कड़ी में हम लोग कल एक नया अध्याय शुरू करेंगे और जो नया अध्याय होगा वो अध्याय 8 स्थानीय शासन होगा, जो कि एक और बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला चैप्टर है। अभी तक आपने जितना भी जो कुछ पढ़ा वो केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में पढ़ा, पर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आप अपने पार्षदों के बारे में, सरपंचों के बारे में पढ़ेंगे, आप स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए कल की कल देखेंगे, आज की चर्चा कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे सर? आज हम बात करेंगे नवीन राज्यों की मांग। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर से आप देख चुके हैं कि थोड़ा बहुत राज्यों की मांग हुई है भाषाई आधार पर। फिर अंतर्राज्यीय विवाद की दो जो राज्य हैं उनके बीच में विवाद किस प्रकार से, कुछ राज्यों को विशिष्ट प्रावधान और फिर जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी ब्रीफ जो कहानी है वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। नवीन राज्यों की मांग, देखिए थोड़ा सा इसको मैं आपको ओवरव्यू इसका समझा देता हूँ, बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ज़्यादा डिटेल में ना जाने का कारण मेरा ये है क्लास 12th जब आप पढ़ेंगे और क्लास 12th का जब हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं पॉलिटी का, उसमें इन्हीं नवीन राज्यों की हम लोग बड़े विस्तार से और विस्तृत में बात करते हैं। परंतु एक क्या होता है ना कि जैसे एक्चुअली बात ऐसी है कि जैसे मान लो कि आज किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हुआ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पेट का दर्द बढ़ने तक हम इंतजार करें कि नहीं, मैं जब बढ़ जाएगा तभी उसको दवा दे, ऐसा तो नहीं है। तो जब टॉपिक यहाँ पर भी आया है तो ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि नहीं बेटा 12th में पढ़ लेना। आज भी थोड़ी बहुत तो दवा देना जरूरी है, थोड़ा बहुत तो समझाना आज भी जरूरी है। जैसे पेट में दर्द कम हुआ तो थोड़ी कम दवा दे दो और ज़्यादा ही कोई बड़ी समस्या आ जाती है फिर बड़ी दवा देनी पड़ती है। तो उस अब जब 12th में जब हम लोग पढ़ेंगे तो 12th में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी छोटा टॉपिक है तो छोटे रूप में अपन इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, नवीन राज्यों की मांग देखिए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और कहा जाता है कि आज़ादी खुशियाँ और दुख दोनों लेकर के आई। खुशी इस बात की थी कि हम 200 साल से गुलाम थे तो हम आज़ाद हो गए, और दुख इस बात का कि जो जो लोग साथ में रह रहे थे वो आज अलग हो चुके हैं, एक अलग राष्ट्र और बन चुका है जो था पाकिस्तान। इस विभाजन के बाद एक समस्या देश के आंतरिक तौर पर हमें ये और देखने को मिली कि धीरे धीरे क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्य की मांग होने लगी कि हमारा भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो एक राज्य हमारा होना चाहिए। सबसे पहली जो डिमांड करी गई वो आंध्र प्रदेश बनाने की करी गई, जो आपका आज का आंध्र प्रदेश है। इसकी डिमांड करी गई कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। 1947-48 में डिमांड बहुत जोर पकड़ने लगी और जोर पकड़ने का एक मुख्य कारण यह भी था कि जो इस डिमांड का नेतृत्व कर रहे थे वो थे पोटी श्रीराम मुल्लू जी। पोटी श्रीराम मुल्लू जी एक बड़े ही गांधीवादी नेता थे और गांधी जी के साथ हर सत्याग्रह में एक बड़ा योगदान उनका रहा, आज़ादी में एक उनका बड़ा योगदान रहा। जवाहरलाल नेहरू जी से अच्छे से परिचित थे। तो जब एक ऐसा व्यक्ति आंदोलन को लेकर के चल रहा है तो सरकार पे ऑटोमेटिकली प्रेशर बनता है। खुद गांधीवादी थे, सत्याग्रह के तरीके से कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं फैला रहे थे, परंतु भीड़ उनके साथ जुड़ती जा रही थी और आंध्र प्रदेश बनाने की मांग हो रही थी। फिर उन्होंने फाइनली 56 दिनों तक भूख हड़ताल रखी। उन्होंने बोला जब तक आंध्र प्रदेश की डिमांड नहीं मान ली जाती है मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, और 56 दिन तक वो भूख हड़ताल पर रहे। 56वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। पोटी श्रीराम मुल्लू जी एक समाज सुधारक के रूप में भी है। दक्षिण के साइड में उन्होंने दलितों का मंदिरों में प्रवेश, इनके लिए भी आवाज़ उठाई है, समानता की भी ये बात करते थे, एक अच्छे नेता थे। तो 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर रहे और 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और सरकार पर फिर और दबाव बनता है। जनता आक्रोश में आ जाती है कि हमने एक नेता को खो दिया और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो फाइनली एक राज्य का गठन कर दिया जाता है, आंध्र प्रदेश बन जाता है। जब आंध्र प्रदेश बन जाता है उसके बाद धीरे धीरे दूसरे राज्य भी डिमांड करने लग जाते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य, भाषा के आधार पर राज्य। अब भाषा के आधार पर राज्य बनाने में सरकार को कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वो एक कहावत है ना कि दूध से जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, क्योंकि दूध और छाछ दोनों का रंग सेम सेम सा होता है। और अगर एक बार दूध से मुंह जल जाता तो छाछ रखी फिर भी लगता है दूध होगा, डर रहता है मन में। उसी प्रकार से क्या है कि भारत धर्म के आधार पर पहले ही विभाजित हो चुका था, एक राष्ट्र बन चुका था। ठीक है, और
उस समय काफी समस्या एक साथ चल रही थी कि भाई लोगों का इधर से उधर आना जाना, ठीक है, जो सांप्रदायिक दंगे थे वो चल रहे थे, तो सरकार पे काफी दबाव थे। और उसी समय जब ये भाषाई आधार राज्यों की मांग उठी तो सरकार के मन में डर था कि कल को अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बना दिए तो कल को कहीं देश और ना टूट जाए, देश की एकता या अखंडता पर खतरा ना जाए। तो सरकार के मन में ये डर था। तो सरकार ने समितियां बना करके इसकी जांच पड़ताल करवाना शुरू करा कि क्या सच में हमें भाषाई आधार पर राज्य बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। शुरुआत में 2 समितियां बनती, 2 समितियों ने बिल्कुल इस बात को नकार दिया, ठीक है, और जिसमें एक समिति खुद जेवीपी समिति करके कहते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ऐसे दिग्गज नेता जुड़े हुए थे। और उस समिति ने भी साफ आधार पर मना कर दिया कि नहीं, हमें भाषा के आधार पर बिल्कुल भी राज्य नहीं बनाना चाहिए, इससे देश कमजोर होगा। परंतु 1953 में एक समिति बनाई जाती है जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, कमीशन आयोग बनाया गया। क्या कहा जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC कहा जाता है। 1953 में उसका गठन करा गया। उसने बड़े ही विस्तार से और विस्तृत रूप में इस पे अध्ययन करा, चिंतन करा कि क्या हमें भाषाई आधार राज्य बनाने चाहिए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए, परंतु हमारा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य गठन करने का आधार भाषा ही नहीं होना चाहिए, उसमें यह भी देखना चाहिए क्या प्रशासनिक सुविधाएं होंगी, भौगोलिक आधार कैसा होगा, इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। और यह भी कहा गया कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाते हैं तो देश यूनाइट ही होगा, बिखरेगा नहीं, एकता और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब हम इन भाषा के राज्यों वालों की बात मान लेंगे तो इनके मन में देश की सरकार के प्रति, देश के प्रति एक प्रेम उभरेगा कि यार देखो हमारी बात मानी और हमारी जो डिमांड्स उसको फुलफिल करा, ठीक है। और मैं एक बात हमेशा से कहता हूं कि देखिए देश की आजादी में सबका योगदान रहा है, चाहे कोई जाति का वर्ग हो, किसी विशेष भाषा वाला हो, सबका योगदान रहा है और सबकी उम्मीदें हैं। और अब उम्मीदें किससे? अंग्रेजों से तो कर नहीं सकते थे भाई, वो तो अपने नहीं थे, पर अब अपनी सरकारें बनी है तो उनसे तो उम्मीदें कर सकते हैं। और अगर वो भी हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए क्या करा जाए, भाषा के आधार पर राज्य बना दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1953 में इस आयोग ने ये बात कह दी। इस आयोग की बात मानते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1956 में एक कानून लेकर के आते हैं जिसे कहा जाता है राज्य पुनर्गठन कानून या अधिनियम, जिसे आप कह सकते हैं। राज्य पुनर्गठन कानून सरकार लेकर के आई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 1956 में भारत में 14 राज्यों का गठन हुआ, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 तो राज्य बने बच्चों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये नवीन राज्यों की मांग की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कोई राज्य के बड़े राज्यों को 2 राज्यों में विभाजित करा गया, कहीं पे किसी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कहीं पे किसी को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, कहीं पे किसी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये सारी जो घटना है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। और नवीनतम अगर मैं आपको सबसे उदाहरण दूं, एक तो 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक थे, फिर आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना एक को राज्य बनाया गया। उसके बाद 2019 का उदाहरण अगर मैं आपको दूं, 5 अगस्त 2019, ठीक है, 5-6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। तो और जो ये लागू हुआ वो 31 अक्टूबर से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये नवीनतम। उसके बाद एक और नवीनतम, अगर मैं सबसे नवीनतम बात करूं तो दिसंबर 2019 में क्या करा गया, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये पहले दोनों अलग अलग थी, इनको एक कर दिया गया। तो इस प्रकार से राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ना, ये काम चलता रहता है। तो नवीन राज्यों की मांग है। ये जो मैंने थोड़ा सा स्टोरी है, ठीक है, इसकी क्या स्टोरी रही है नवीन राज्यों की, वो मैंने आपको बता दी। हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों की गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा है। तो ये हमेशा से थोड़ा सा रहा है कि नवीन राज्य हमारा राज्य होना चाहिए भाषा के आधार पर। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्रों, संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं ना कि हमेशा राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ, जो आजादी के लिए आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने काफी आधार तक जो नींव है ना, वो नींव तैयार कर दी थी सब कुछ की कि हम आजादी के बाद क्या करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन से सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता, मतलब पूरे लेवल पर हम लोग एक नहीं हुए। उसके साथ साथ क्या हुआ, समान भाषा, एक भाषा के स्तर पर भी हम जुड़े, क्षेत्र के स्तर पर, संस्कृति के आधार पर भी एकता में जन्म हुआ। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था कि भाई लोकतंत्र हो।
अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। देखिए स्टार्टिंग में कांग्रेस भी ये बात मानता था कि भैया भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, संस्कृति के हिसाब से भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। परंतु जब विभाजन हो गया ना, विभाजन के बाद थोड़ा सा मन में भय बैठा कि यार हमें नहीं करना चाहिए। परंतु उसकी मैंने फिर कहानी बता दी, 53 में आयोग बनाया जाता है और 56 में वो काम कर दिया जाता है। तो समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। तो अब इस बात का जिक्र करा गया कि भाई पहले कांग्रेस भी मानती थी और राष्ट्रीय आंदोलन में ये बातें तय हुई है, तो अब क्या करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। दिसंबर 1953 में राज्य पूर्ण गठन आयोग, देखिए आ गई बात, दिसंबर 1953 मैंने नेहरू जी की तस्वीर इसलिए लगाई क्योंकि कमीशन को, आयोग को नियुक्त करा। दिसंबर 1953 में राज्य पूर्ण गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश करी गई। तो 1953 में जो राज्य पूर्ण गठन आयोग बनाया गया, उस राज्य पूर्ण गठन आयोग ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो सिफारिश है वो कर दी कि हाँ भाषा के आधार पर हम राज्य बना सकते हैं। 1956 में कुछ राज्यों का पूर्ण गठन हुआ। तो मैंने कितने बताया आपको, 14 राज्य बच्चों और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और आज कितने बच्चों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बच्चों। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। तो देखिए 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र जो पहले पूरा बॉम्बे प्रोविंस था, उसमें से गुजरातियों के लिए गुजरात और मराठियों के लिए महाराष्ट्र, फिर पंजाबियों के लिए और हिंदी भाषियों के लिए पंजाब और हरियाणा 1966 में करा गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पूर्ण गठन हुआ। जो पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। देखिए ये अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है, अगर अब भी जानना है कि भैया कौन सा राज्य कब बना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्लास 12th का मेरा वीडियो है इसी चैनल पे, ठीक है। और जो चैप्टर 1 है उसमें आप लेक्चर 6 या 7 लास्ट लेक्चर होगा उस चैप्टर का, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको इसकी जो पूरी डिटेल मिल जाएगी, कौन से राज्य का कब गठन हुआ, वो मैंने पढ़ा रखा है। और अब भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जब 12th में आओगे अपन तब वापस विस्तार से उस पर चर्चा कर लेंगे और वो आपको पढ़ा देंगे। पर अब भी आप में जानने की जिज्ञासा है तो मैंने आपको बता दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा। ओके। नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। अब नए राज्य बनाने की मांग हुई, ठीक है। और प्रशासकीय सुविधा मतलब प्रशासन चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमें सुविधा हो, इसलिए जो बड़े राज्य हैं उनको 2000 में विभाजित करा गया। जैसे कि मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया, यूपी में से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार में से झारखंड बनाया गया। तो ये बड़े बड़े राज्य थे, तो इनको थोड़ा सा प्रशासन के हिसाब से छोटा कर दिया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और सिर्फ प्रशासन की बात नहीं, अगर आप भौगोलिक स्थिति में भी देखें, जैसे मैं कहूँ उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है और उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो इन दोनों को अलग करा गया, भूगोल के हिसाब से भी देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय विवाद की, ठीक है। दो राज्यों के बीच में विवाद या डिस्प्यूट हो जाना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब अंतर्राज्यीय विवाद, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर इन राज्यों के बीच में, किसी भी राज्यों के बीच में विवाद होता क्यों है। तो विवाद के दो कारण माने जाते हैं। एक तो होता है बच्चों सीमा विवाद, ठीक है, किसी बाउंड्री को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया। और दूसरा होता है बच्चों नदियों के पानियों को लेकर के रिवर डिस्प्यूट होता है, ठीक है। आइए जानते हैं। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवाद के भी अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जहां पे संघीय व्यवस्था होती है तो दो राज्यों के बीच में भी आपसी विवाद देखने को मिलते हैं। यह सच है कि कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ कानूनी नहीं होता। देखिए अब जब भी चाहे केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, या दो राज्यों के बीच में विवाद हो, या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, उनके बीच में पंच की भूमिका, एक एम्पायर वाली जो भूमिका है, वो न्यायपालिका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट निभाता है। परंतु सिर्फ और सिर्फ देखिए ये कोई कानूनी मामला नहीं है। यहां पर क्या है कि एक आपसी समझ की भी जरूरत है, और आपसी समझ की जरूरत है कि राजनीतिक मुद्दा है और उसमें दोनों राज्य जो बैठ करके अगर बात करें तो शायद ज्यादा आसानी से इसका समाधान निकल जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। देखिए मैं आपको हमेशा एक बात क्या कहता हूं कि संघवाद जो है ना, संघवाद सिर्फ और सिर्फ कहानी है आपसी विश्वास की। किसकी कहानी है? आपसी विश्वास की। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। बस मैंने जैसे कल कहा था ना, दो दोस्तों के बीच में विश्वास हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बीच में विश्वास, जैसे ये रिश्ते जो विश्वास पे जुड़े हुए हैं ना, बस विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास है तो सब कुछ है। देखो एक बार मैंने भी कहानी सुनी ऐसे यूट्यूब पे,
एक बार एक व्यक्ति टीचर के पास जाता है और कहता है कि मुझे कबीर के पास जाता है, संत कबीर थे, उनके पास जाता है और कहता है कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो संत कबीर कहते हैं भाई कल दोपहर में आना है, मैं कल दोपहर में बताऊंगा। बोले अच्छा ठीक है भाई, आ जाऊंगा। वो गया, संत कबीर के पास जाते हैं, संत कबीर कुछ बैठे हुए, तो बोला ठीक है। मैं बोला हाँ यार मेरा कुछ खो गया है, शायद पिन थी या क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। बोला खो गया है, ढूंढना है। बोला ठीक है मैं ढूंढ लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, बोला वो जो टॉर्च आती है, जो उस समय जो लालटेन थी, बोले वो लेकर के आना। तो वो कबीर साहब की जो पत्नी है वो लालटेन लेकर के आ गई। अब वो लालटेन लेकर के आ गई, वो व्यक्ति खड़ा खड़ा देखे यार कबीर साहब का तो मैंने बहुत नाम सुना है, संत कबीर महात्मा है, महान पुरुष है, ये कैसी बात है। तो भरी दोपहर में बिल्कुल गजब का उजाला हो रहा है और जो वस्तु गिरी है उसको लालटेन से ढूंढ रहे हैं और इनकी पत्नी भी लालटेन लेकर के आ गई। तो उन्होंने बोला संत कबीर माफी चाहूंगा, आप महान पुरुष हैं, परंतु ये क्या है, हाँ आप लालटेन से, वो भी भरे उजाले में। तो संत कबीर ने कहा कि शायद तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। बोले कैसे? बोले संत, बोले बात ऐसी है जब इतना भरोसा हो ना, भाई मैंने बोल दिया वो लेकर के आ गई, उसको भरोसा था मुझ पर और मुझे भरोसा था उस पर, अगर इतना भरोसा हो एक दूसरे पर तो ही विवाह करना, नहीं तो मत करना। तो यहाँ पे जो सारी जो कहानी है ना वो किसकी है? विश्वास की बात है। यही कहानी संघवाद में भी लागू होती, विश्वास है। अगर एक दूसरे केंद्र राज्यों पर विश्वास करे, राज्य एक दूसरे राज्यों पर विश्वास करे, तो सारी जो कहानी है वो विश्वास की है। और विश्वास होगा, विश्वास है तो हम विचार विमर्श कर करके हर समस्या का क्या है समाधान निकाल लेंगे। विश्वास होना जरूरी है। तो संघवाद को अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो पूरी की पूरी कहानी है सिर्फ और सिर्फ विश्वास की कहानी है। तो विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें पहला जो है वो है सीमा विवाद, ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक है, बाउंड्री को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है, बाउंड्री डिस्प्यूट। राज्य प्राय पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। भूभाग मतलब जो जमीन का भाग है, जैसे मान लीजिए ये दो राज्य है, ठीक है, ये एक राज्य और ये दूसरा राज्य, ये कहता नहीं नहीं यहां तक की जमीन हमारी है, वो कहता नहीं नहीं यहां तक की जमीन हमारी है, तो एक दूसरे के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में से एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। देखिए जैसे अब आंध्र प्रदेश है, वो तेलुगु भाषी लोगों के लिए, अब ऐसा नहीं है वहां पे मलयालम वाले नहीं रह सकते, कन्नड़ वाले नहीं रह सकते, हिंदी इंग्लिश वाले नहीं रह सकते, रह कोई भी सकता है, आ जा भी कोई सकता है, ठीक है ना, किसी पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी रोक टोक नहीं। परंतु क्या है कि जो हम कह सकते हैं जो बहुमत में जो लोग हैं वो तेलुगु भाषी लोग हैं, वो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं। तो ऐसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषा वाले लोग वहां जा ही नहीं सकते। तो राज्यों की जो सीमा है उनका निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, परंतु एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग वहां रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर था। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ भाषाई आधार पर ही नहीं है, तो वहां पे लोग रह तो रही हैं, और ऐसा एक विवाद आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर को देखने को मिलता है, बेलगाम को लेकर के, कि भाई बेलगाम जो है महाराष्ट्र अपनी तरफ लेना चाहता है और कर्नाटक अपनी तरफ। मणिपुर और नागालैंड के बीच भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर भी उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। अब पंजाब और हरियाणा कब करा गया? 1966 में। अब 1966 में करा गया तो आसपास के एरियाज को लेकर के दोनों में विवाद है, और विशेष करके चंडीगढ़ को। पंजाब कहता है चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा कहता नहीं साहब चंडीगढ़ हमारा है। तो फिर क्या करा गया? दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो 1985 में 1985 में राजीव गांधी जी ने पंजाब के नेताओं से बात करी थी, और ये कहा गया था कि भाई जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा हुआ है। देखो अब सीमा संबंधी विवाद तो भावनात्मक है, ठीक है भाई, भावनाओं से जुड़ा हुआ कि भाई वो एरिया हमारा है, उधर हमारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो वो हमारे अंडर में होना चाहिए, इस क्षेत्र में होना चाहिए। परंतु जब हम पानी पीने वाले नदियों की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मामला गंभीर मामला है। गंभीर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक तो लोगों को पीने का पानी और दूसरी वहां की आजीविका कृषि की समस्या को हमें देखने को मिलता है। तो दोनों राज्य चाहते हैं कि नहीं नहीं पानी हमारे पास आना चाहिए, पानी हमारे पास आना चाहिए। विवाद
इस बात को लेकर के भी होता है कि कभी कोई राज्य क्या करता है कि जहां से नदी बह रही है वहां पे बांध बना करके पानी के बहाव को रोक लेता है, पानी की स्पीड कम हो जाती है, दूसरे राज्य में नहीं पहुंच पाती है। ऐसे विवाद यहाँ पर होते हैं। कावेरी जल विवाद सबने ही सुना होगा। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर है। तो अब तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है, दोनों के बीच में कावेरी बह रही है और कावेरी का विवाद है और दोनों ही जो राज्यों के किसान है वो कावेरी के जल पर निर्भर है। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। देखो अब यहाँ के लिए जल विवाद न्यायाधिकरण मतलब एक ऑथोरिटी आप कह सकते हैं, ऐसा बनाया गया, परंतु फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच भी है। देखिए अब ये जो टॉपिक है इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए जो बेसिक जो पॉइंट्स है, फैक्ट्स हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। देखिए अब नदियां हमारी क्या प्रमुख संसाधन है भाई, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो अब जब भी कोई जल विवाद होता है तो उसमें जो राज्यों का धैर्य, पेशेंस और उनका एक दूसरे के साथ सहयोग क्या है उसकी भी परीक्षा हो जाती है। पता चलता है कौन सा राज्य कितना पेशेंस है रखता है। कभी कभार राज्य केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि राज्य सरकारों से बात करें और नदी का पानी हमारी तरफ भी इसका भाव कराए, ठीक है। कभी सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले जाते हैं, परंतु जो समाधान है समाधान निकाल ही लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रावधानों की। बात करें स्पेशल प्रोविजंस। ये स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए हैं और क्यों हैं वो चर्चा करते हैं। स्पेशल प्रोविजंस, हम लोगों ने दो प्रकार की संघीय व्यवस्थाओं की बात करी थी, एक साथ आकर संघ और एक साथ लेकर संघ। जब साथ लेकर संघ में पढ़ा रहा था तो मैंने उदाहरण दिया था परिवार का, फैमिली का। साथ लेकर संघ में परिवार सब पहले से एक यूनाइट है, पर जो कमजोर है उसका ध्यान ज्यादा रखना है, जो मजबूत है उसका इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु सबको साथ लेकर के चलना है। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है, साथ लेकर संघ, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, सबको होल्ड कर करके रखना, किसी को जाने नहीं देना है। अब इसी व्यवस्था के तहत क्या है कि जो राज्य कमजोर है उनको थोड़ा सा विशिष्ट प्रावधान उनको देने की आवश्यकता है। जो राज्यों की संस्कृति जो है उनको बचाए रखने का एक विशिष्ट मुद्दा है तो उसको संभाल करके रखना है। ऐसी बातों पर लेकर के कुछ विशिष्ट प्रावधान या स्पेशल प्रोविजंस भारत के संविधान में करे गए, जिसमें से एक सबसे फेमस तो आपने सुना ही होगा, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर पे लागू होता था। अभी जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों एक है आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 में और 370 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 370 है ना, अनुच्छेद जो 370 जो पहले जम्मू कश्मीर पे लगता था 2019 से पहले, उस 370 के तहत जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था, खुद की सरकारें हुआ करती थी, खुद का ध्वज था, बहुत कुछ, मतलब जम्मू कश्मीर एक पूरा ऑलमोस्ट बिल्कुल अलग सा ही उनकी व्यवस्थाएं चला करती थी। केंद्र सरकार कोई संसद में कानून बनाती है वो वहां पे लागू करवाने के लिए भी पहले वहां की विधानसभा से पूछना पड़ता था। यह भी हम सब जम्मू कश्मीर वाले में पढ़ेंगे। परंतु 371 ऐसा नहीं है। 371 कम से कम 12 राज्यों में, आज के 12 राज्यों को 371 के तहत विशिष्ट राज्यों में रखा गया है, परंतु उनमें ऐसी बात नहीं है। वहां पे भारत का संविधान ही लागू होगा। केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी वो उन सभी राज्यों में लागू होगा। केंद्र सरकार को पूछना नहीं पड़ेगा। आपातकाल, राज्यों में आपातकाल लगाना है, केंद्र सरकार लगा सकती है, कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम दूसरे राज्यों के उन राज्यों में जा सकते हैं, रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, बच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 371 सिर्फ और सिर्फ बात करता है कि वहां की संस्कृति को बचाने के लिए सरकार विशिष्ट प्रावधान करेगी, सरकार मुख्य भूमिका निभाएगी। सरकार उन राज्यों का विकास करने के लिए, आर्थिक सामाजिक विकास करने के लिए सरकार ज्यादा फंड देगी। राष्ट्रपति साहब एक बोर्ड की स्थापना करेंगे जो बोर्ड वहां के विशेष कार्यों का लिए सरकारों को बताए कि ये कार्य करने चाहिए। इस प्रकार के मुख्य बातें 371 में है। बाकी 371 370 से बड़ी ही, आप कह सकते हैं बड़ा अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो 371 के तहत विशिष्ट प्रावधान वाले जो राज्य हैं उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं अपन, किन किन की बात हो रही है। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। देखो, भारतीय संघवाद की, या मैं कहूं भारतीय संविधान की, या मैं कहूं पूरे भारतीय व्यवस्था की मैं अगर कहूं, तो भारत ने हमेशा से क्या करा है कि जो बेस्ट रास्ता है उसको अपनाने की कोशिश करी है, एक अच्छे रास्ते को अपनाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब यहां पर संघवाद में भी एक नया ही तरीका अपनाया कि जो राज्यों की संस्कृति को लेकर के बात है, इन सबको क्या है, हम विशिष्ट प्रावधान दे दें, ठीक है। देखिए, अभी हमने भाषाई राज्यों की बात करी, अब हम संस्कृति की बात करें,
ना, अगर हम ऐसे प्रावधान ना करते, ठीक है, हम भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाते, तो आपने क्लास 10th में श्रीलंका की कहानी पढ़ी है बच्चों, ठीक है। देश को यूनाइट करके रखना है और साथ लेकर संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भैया हमें होल्ड कर करके रखना है, किसी को जाने नहीं देना है, और होल्ड कर करके रखने के लिए समझाना होता है, समझ के साथ एक दूसरे के साथ काम करना होता है। जैसे मान लीजिए भाई आज एक परिवार में 3 भाई है, ठीक है, अब 3 भाई है तो 3 में से जो सबसे कमजोर है उसको माता पिता का हमेशा मन रहता है, उसको सहायता भी करते और भी करते हैं। अब 2 भाई विरोध में आ जाए, नहीं कैसे कर रहा हो, ऐसा कर, तो उससे क्या होगा, परिवार टूट जाएगा। नहीं तो समझ ये होती कि नहीं यार देखो कमजोर है, इसकी मदद होनी चाहिए, इसके पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, जो भी एक सोच जैसा भी हो। तो अनेक राज्यों को थोड़ा अलग व्यवहार किया गया है। प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। देखो ये तो आप लोगों ने विधायिका वाले चैप्टर में पढ़ा ही है कि प्रत्येक राज्यों को राज्यसभा में, देखो राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, ठीक है, उच्च सदन है। और अगर हम अमेरिका के उच्च सदन से तुलना करें तो अमेरिका में 50 राज्य है और हर राज्य से 2 कैंडिडेट जाएंगे, तो 100 वहां के सीनेट कहा जाता है, उसको सीनेट में है, ठीक है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत की राज्यसभा में हर राज्य में से अलग अलग संख्या में लोग जीत करके जाते हैं, वहां की जनसंख्या और वहां के आकार के हिसाब से दिया गया है। जैसे अब यूपी है तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो आप 31 जो है सांसद राज्यसभा में जाते हैं। तो असमान प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है, समान नहीं है। जहां छोटे से छोटे राज्यों को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है, वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। तो इसमें हमने क्या व्यवस्था करी है कि जो छोटे से छोटा राज्य कम से कम चाहे एक ही सीट हो, एक सीट भी हमने दी है, और जो बड़े से बड़े राज्य उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है। अब देखिए जो शक्तियां दी गई हैं राज्य सूची में जो लिखा गया है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वहां की जनसंख्या कम हो, ज्यादा हो, आकार छोटा हो, बड़ा हो, सबको बराबर शक्तियां दी गई है। लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। तो अब कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट वहां की कुछ सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां, ठीक है, वहां की कुछ सामाजिक परिस्थिति हो, ऐतिहासिक परिस्थिति हो, उनके अनुरूप संविधान ने कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करी है। यह चीज भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी है बच्चों। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्य असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आदि के लिए है, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। तो अभी जो जितने भी एरियाज के यहाँ पे नाम लिए गए हैं, मुख्यतः वहाँ पे कौन है, जनजातियां हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, आदिवासी समुदाय हैं, वो है। तो उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, उनको इतिहास को बचाने के लिए अनुच्छेद 371 के तहत प्रावधान किया गया है। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति और इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सका। तो देखिए जब हम विशेष प्रावधान देते हैं तो कहीं ना कहीं कभी अलगाववाद मतलब खुद को एक थोड़ा सा अलग समझने वाली सी जो फीलिंग है वो भी आने लग जाती है, और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, शस्त्र से जो विद्रोह होता है, जो आप कह सकते हैं विरोध है, वो होना भी शुरू हो जाता है, उसको रोकने में सफल नहीं हो पाए। ऐसे कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। तो आपको पता चल गया होगा अनुच्छेद 371 के तहत कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी के नाम आ चुके हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। देखिए अब आप सभी को कहानी पता है और मैं फिर से कहूंगा ये कहानियां आप क्लास 12th में बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास 12th के चैप्टर 1 में, चैप्टर 8 में, वहां पर आप काफ़ी इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर देखिए अब मैं पर फिर भी आपको बता ही देता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ तो 565 के करीबन देशी रियासत या रजवाड़े थे जहाँ पर राजाओं के राज चला करते थे। तो इन रजवाड़ों को ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि या तो आप भारत में मिल जाइए, या आप पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप अपना स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश जो बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। तो जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था, एक बहुत बड़ा रजवाड़ा था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी के पास से शामिल हो जाए, तो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। तो अब आजादी के जस्ट बाद क्या होता है, पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर को लेकर के युद्ध होता है। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। अब आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि वहां के जो महाराज थे उनका नाम क्या है, वहां के जो महाराज थे उस समय उनका नाम क्या है, आप मुझे बताइएगा। और नहीं पता हो तो आप लिख दीजिएगा सर हमें नहीं पता है, अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। तो महाराजा ने जो है भारत का चयन करा।
अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। जितने भी जहां पर मुस्लिमों की ज्यादा जनसंख्या थी, ऐसे रजवाड़ों ने पाकिस्तान की तरफ चले गए, परंतु फिर भी जो जम्मू कश्मीर वो एक अपवाद है। जम्मू कश्मीर किसकी तरफ? भारत की तरफ ही रहा कि हमें भारत में ही मिलना है। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करी गई। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमी, थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं कि आजादी जो है वो ज्यादा इनको दी गई है कि आप अपने फैसले कुछ ज्यादा आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची, देखिए अब क्या क्या बदलाव है दूसरे राज्यों में और जम्मू कश्मीर में था, है नहीं था। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और संवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। तो जो भी बात केंद्र सूची मतलब संघ सूची में और संवर्ती सूची में लिखी हुई है, उनके द्वारा केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाता है तो उसे जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए राज्य की जो सहमति आवश्यक, मतलब जो राज्य का विधानमंडल है, जो राज्य की सरकार है, उसे पूछना पड़ेगा भैया हम आपके राज्य में लागू कर दें, हाँ या ना। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। अन्य राज्यों के लिए तीनों सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी होता है। देखो अब दूसरे राज्यों से तो नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इनसे नहीं पूछा। जम्मू कश्मीर क्योंकि अनुच्छेद 370 के तहत था। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त थी। जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां नहीं थी। केंद्र सूची और संवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहां प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी, बात कवर कर लिए, और राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता यहां मिली भी थी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और संवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। तो राष्ट्रपति साहब के पास यह अधिकार था, पावर थी कि वह राज्य सरकार से बात करे, राज्य सरकार से सहमति ले और बात कर करके ये पूछ ले कि वह संघ सूची और संवर्ती सूची को कौन कौन से प्रावधान है जो आपके जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए जाए। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए, जिनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्य में लागू किया गया। तो राष्ट्रपति साहब ने 2 बार संवैधानिक आदेश जारी करे और उसके तहत अधिकतर जो शक्तियां हैं संघ सूची की और संवर्ती सूची की वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दी गई। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज जरूर है, पर संघीय और संवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, तो वहां पे जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था, अलग ध्वज था, फिर भी हम देखते हैं कि वहां पे संघ सूची और संवर्ती सूची के ज्यादा अधिकतर जो कानून बनाने की जो परमिशन है वो संसद को मिल चुकी थी। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। तो देखिए जैसे क्या होता है कि आंतरिक अशांति का मतलब होता है कि वहां की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, इंटरनल पीस नहीं है, उस आधार पर क्या हो जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है, परंतु वो आप जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकते। और इसके अलावा जो स्टेट इमरजेंसी है, जो राज्य में आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो भी नहीं लगा सकते। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां लागू नहीं होते। तो जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी नहीं लगा सकते, और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी वाला जो पार्ट है वो भी आप वहां पर लागू नहीं कर सकते बच्चों, डीपीएसपी भी लागू नहीं होगी। यहां यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। तो अब देखिए संविधान में कोई भी संशोधन हुआ है, कोई भी बदलाव हुआ है, और कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है, तो जो भी बदलाव हुआ है उसको भी लागू करने के लिए पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी होती थी। अनेक लोगों की मान्यता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए था। अब काफी लोगों का ऐसा मानना है कि जो शक्तियों का जो विभाजन करा गया ना वो समान रूप से होना चाहिए था, समान रूप से होना चाहिए था, सभी राज्यों को बराबर मिलना चाहिए था और केंद्र का बराबर नियंत्रण सभी पर होना चाहिए था। अतः जब भी ऐसी विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो उसका कुछ विरोध भी होता है, ठीक है, और ऐसे कभी भी विशिष्ट प्रावधान करे गए हैं तो उनका विरोध होता ही है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती है, तो वहां पे ऐसा भी माना जाता है कि अगर ऐसे प्रावधान किए गए तो अलगाववाद वाली जो ट्रेंड या अलगाववाद वाली जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब मैं थोड़ी सी आपको कहानी और आगे की बता देता हूँ कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने, भारत की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। अनुच्छेद 370 को हटा दिया और जम्मू कश्मीर जो राज्य था पूरा उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर विधायिका के साथ होगी, मतलब जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली क्या है,
केंद्र शासित प्रदेश है पर वहां पे मुख्यमंत्री साहब होते हैं, वहां के विधायक होते हैं, तो जम्मू कश्मीर में होगी। और लद्दाख बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनकी तरह होगी, जहां पे डायरेक्ट केंद्र का रूल चलेगा। यहां पे भी केंद्र का ही होगा परंतु मुख्यमंत्री बैठेंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। और केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि जब हमें आवश्यकता लगेगी हम जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बना देंगे, परंतु कुछ समय तक हम इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखेंगे। अभी तक वहां पे चुनाव नहीं हुए हैं 2019 के बाद। जब भी चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में तो फिर वहां से कौन कौन चुनाव में खड़े उतरते हैं, कौन जीतते हैं, ये सब निर्वाचन आयोग पर है, वो कब चुनाव कराता है कब नहीं कराता, ये सब आगे की कहानी है। ठीक है, तो 2019 से अनुच्छेद 370 हट चुका है, ये बात मैं आपको बता दूं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास अब विशेष प्रावधान वाला जो राज्य का दर्जा था वो अब नहीं है। अतः इन विशेष प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद है। चलिए ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया आज इसी लेक्चर के साथ। और कल से एक नया अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। नया अध्याय स्थानीय शासन पर होगा और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए बच्चों। और बच्चों एक और बात मैं आपको बता देता हूं, लर्न एंड शेयर के आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल भी अब टेलीग्राम पे बना दिया गया है, लर्न एंड शेयर आर्ट्स के नाम से। तो प्लीज़ बच्चों आप लर्न एंड शेयर आर्ट्स टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिससे जब भी कौन सा वीडियो आ रहा है, कौन सी क्लास हो रही है, क्या नहीं है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।